हेलो एवरीवन, मैं आरती जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करना, जिसमें मैं हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके 4 वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो चारों वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लें। और मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि हम जब भी तैयारी में हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, एक दिन का काम नहीं होता। और ये वो चीज है कि आप कहीं से इसको कॉपी नहीं कर सकते, ये आपके अपने होने चाहिए। लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में बहुत काम आते हैं। आप उनको खुद से बनाएं, छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए कि आप लास्ट टाइम उनको लेके बैठे, एकदम से उनको रिवाइज करें। और ये मैं आपको सही बताऊं, पूरे टाइम तैयारी के पूरे टाइम में आपका जो मेजर टाइम कहीं जाना चाहिए वो इन्हीं चीजों पे जाना चाहिए कि कैसे चीजों को आसान तरीके से याद रखना है, मल्टीपल टाइम किस तरीके उनको रिवीजन करने के लिए तैयार करना है। क्योंकि जब कोई एग्जाम आने वाला होता है तो लास्ट के 1 महीने की मेहनत जो होती है वो बहुत मैटर करती है। लेकिन वो 1 महीना आप क्या रिवाइज करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे उस लास्ट के टाइम पे, वो होता है आपके पूरे साल भर की मेहनत। और उस पूरे साल भर की मेहनत का कंपैरिजन आप ना ही किसी के प्रिंटेड नोट्स के साथ कर सकते हैं और ना ही आप किसी और की मटेरियल के साथ कर सकते हैं। आपको अपनी तैयारी के लिए सबसे हेल्प लेनी है। हम लोगों ने एग्जाम सेलेक्ट किए हैं, चाहे आरडी सर हो, आशुतोष सर हैं या फिर हम हैं, हम आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए हैं। और हेल्प करने के लिए हम चीजों को जितना आसान कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली मेहनत आपको आपके साथ खुद ही करनी है। ज्यादा समझा दिया क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? What was the capital of छत्रपति शिवाजी's empire? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी करवार, ऑप्शन डी पुरंदर। तो इसका सही आंसर है रायगढ़, ऑप्शन बी। छत्रपति साम्राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। देखिए, छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य को क्या किया था? स्थापित किया था। छत्रपति शिवाजी जो थे 1627 में क्या होता है? इनका जन्म होता है और 1680 में इनकी मृत्यु होती है। ये दोनों फैक्ट पूछे जाते हैं, इनकी जन्म और मृत्यु से रिलेटेड। और यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि सूरत को पहली बार कब लूटा था? तो सूरत को जो फर्स्ट टाइम जो लूटा था 1664 में, और सूरत को उन्होंने 2 बार लूटा। छत्रपति शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, तो जो सेकंड टाइम लूटा वो भी पूछा जाता है, वो है 1670। और यहाँ से एक और फैक्ट है जो बहुत पूछे जाने वाला है, वो है पुरंदर की संधि। मैं जितनी चीजें यहाँ आपको बताती हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। वो तो आपको मिनिमम उतना तो याद रखना ही रखना है, 1674। अब यहाँ से मैंने आपको 5 फैक्ट बताए हैं कि शिवाजी ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। 1627 में इनका जन्म होता है, 1680 में इनकी मृत्यु होती है। सूरत को पहली बार 1664 में लूटा था, दूसरी बार 1670 में लूटा था, और पुरंदर की संधि जो है वो 1674 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कब एक नए धर्म दीन इलाही धर्म चलाया? When did अकबर introduce the new religion दीन इलाही? ऑप्शन ए 1581, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1572, ऑप्शन सी 1569। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया धर्म 1581-82 में चलाया था। अगर आपको ऑप्शन में 1582 मिलता है तो ये ऑप्शन भी ठीक है। 81-82 में उन्होंने इस धर्म को स्टार्ट किया था, नया धर्म था, दीन इलाही नाम से उन्होंने चलाया। और इस धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक, ये पूछा जाता है
प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो थे बीरबल। बीरबल पहले और आखिरी वो हिंदू शासक थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर ने जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की थी या जो इनसे रिलेटेड फैक्ट है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और अकबर ने क्या किया था 1564 में? जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को हमने पिछली भी किसी वीडियो में डिस्कस किया है, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर दिया था जब अकबर के समाप्त करने के बाद। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया और 1575 में इन्होंने क्या की थी? इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने के बारे में भी पीछे की एक वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो आप जब ये सारी चीजें देखेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर आपने कोई चीज एक जगह पढ़ी है तो दूसरी जगह भी रिपीट हो रही है। अकबर से हमने कितने फैक्ट अभी डिस्कस किए हैं कि दीनी इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, स्टार्ट तो अकबर ने किया था, स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक, इसको स्किप मत करिएगा, हिंदू वर्ड, हिंदू शासक कौन थे? बीरबल। 1563 में अकबर ने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया और 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। आई होप कि आपको मेरे डिस्कस करने का तरीका ठीक लग रहा है। अगर नहीं लग रहा हो तो आप एक बार बता देना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? द राज राजेश्वर टेम्पल इन तंजौर इज डेडिकेटेड टू। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इंद्र। तो ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि जो राज राजेश्वर मंदिर है वो कहाँ है? तंजौर में है। तो पहले तो हमको यही याद रखना है। इसका सही ऑप्शन है ये शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर। तो मंदिर से कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमने यही डिस्कस कर लिया कि राज राजेश्वर मंदिर ये है कहाँ? तंजौर में। और किसको समर्पित है? शिव को। दूसरा एक बहुत फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। एक और बहुत फेमस मंदिर है केदारनाथ मंदिर, ये मंदिर उत्तराखंड में है और ये भी भगवान शिव को समर्पित है। कोणार्क मंदिर, ये मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है और ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है वो शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, वो भी मंदिर शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड का शिव को समर्पित है। और कोणार्क मंदिर उड़ीसा का, ये मंदिर भी ये मंदिर सूर्य को समर्पित है, मतलब सूर्य देव की उपासना के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए? इसको ध्यान से पढ़िए, सबसे अधिक संख्या में। ड्यूरिंग विच पीरियड वर द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशूड? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी हिंदयवन। इसका सही आंसर है गुप्त। गुप्तों के टाइम पीरियड पे सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। और जो कुषाण थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, मतलब सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? वो थे कुषाण। सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। और यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने सर्वाधिक, सबसे ज्यादा शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए।
देखिए, कुषाणों से हमने दो फैक्ट देखे। एक तो इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, दूसरा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन है? वो है गुप्ता। और सबसे पहले इंडिया में, भारत में सोने के सिक्के बनाने वाले वो कौन है? हिंदयवन। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब पूछे जाने वाली चीजें हैं। सबसे पहले सिक्के किसने इंट्रोड्यूस किए? तो वो कौन है? हिंदयवन। सबसे पहले सिक्के इंट्रोड्यूस करने वाले हिंदयवन। तो सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने बनाए हैं? सबसे अधिक संख्या में गुप्ताज के टाइम पीरियड पे सोने के सिक्के बने थे और सबसे पहले कुषाण के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन दी स्वदेशी मूवमेंट? ऑप्शन ए बंगाल के छात्र, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी दुकानदार, ऑप्शन डी भारतीय अधिकारी। तो जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी मूवमेंट है, उसमें सबसे अधिक भूमिका निभाने वाले हैं या सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं वो है बंगाल के छात्र। बंगाल के छात्र ने इस मूवमेंट में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो देखते हैं कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ। हमने पिछले किसी वीडियो में डिस्कस किया था कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल को विभाजित कर दिया था। तो बंगाल विभाजन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें फिर से थोड़ा ठीक तरीके से जानते हैं कि कब कैसे क्या चीजें हुई। 19 जुलाई 1905। यहाँ मैं आपको डेट बता रही हूँ तो या इसका मतलब है कि आपको याद रखना है। मैं कुछ भी अननेसेसरी नहीं बताऊंगी आपको कि जो बहुत ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। कब हुई थी ये? 19 जुलाई 1905 को। और सितंबर 1905 में, कब? सितंबर 1905 में सम्राट ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। किसको? सम्राट द्वारा स्वीकृति किसको प्रदान की गई? ये जो घोषणा हुई थी बंगाल को विभाजित करने की। और बंगाल विभाजित हुआ कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल का जो विभाजन है वो लागू कर दिया गया। फिर बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से जाना गया। बंगाल के दो हिस्से कर दिए गए। बाद में जाके बंगाल का विभाजन रद्द भी किया गया, तो वो जब हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों को समझेंगे। फिलहाल आप इन फैक्ट को याद रखिए कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। सितंबर 1905 में सम्राट ने स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो जब ये विभाजन की घोषणा होती है तो होता क्या है कि बंगाल में जो भी एक्टिविस्ट होते हैं उन्होंने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट को, स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया। किसके विरुद्ध में? बंगाल को विभाजन करने के विरुद्ध में स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 7 अगस्त 1905। अब ये आपको ये डेट याद रखनी है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है? बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है। तो स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? वो थे बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे? What was the main point of difference between the moderates and extremists of the Indian National Congress? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी बहिष्कार, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी स्थापना के बाद धीरे धीरे दो विचारधाराओं में विभक्त हुई। एक उदारवादी मॉडरेट्स की विचारधारा थी, दूसरी चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा थी। जो उदारवादी थे वो एप्लीकेशंस के द्वारा या फिर मीटिंग्स इस तरीके से ब्रिटिश तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। वहीं जो चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि मतलब उनकी जो विचारधारा थी वो क्रांतिकारी विचारधारा थी।
वो कहते थे कि जो चीज हमारी है उसको हम किसी से याचना क्यों करें, किसी से भीख क्यों मांगे। तो ये दो विचारधाराएं आई, और ये विचारधारा जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हुआ था। तो जो उदारवादी लोग थे वो चाहते थे कि ये स्वदेशी मूवमेंट और बहिष्कार मूवमेंट बंगाल तक ही सीमित रहे, बंगाल तक ही सीमित रहे। वहीं चरमपंथी चाहते थे कि ये देश के हर एक प्रत्येक कोने में फैले, मतलब पूरे देश में ये प्रसारित हो। इनका कहना ये था कि ये बहुत अच्छा मौका है एक मूवमेंट को पूरे देश में प्रचार प्रसार करने का और अंग्रेजों पर दबाव बनाने का। वहीं उदारवादी इस विचारधारा की इनकी इस बात के खिलाफ थे कि मूवमेंट पूरे देश में फैले। उसका एक रीजन ये था कि उदारवादी जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, वो उसका इंतजार कर रहे थे कि वहां भारतीयों को बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी, उनके फेवर में चीजें की जाएंगी। वहीं चरमपंथियों का कहना था कि हम मूवमेंट को, बहिष्कार मूवमेंट को, बाइकॉट मूवमेंट को पूरे देश में प्रसारित करते हैं और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योत्सु राष्ट्रवादी से परिवर्तित आध्यात्मवादी थे? Who changed from a nationalist to a spiritualist among the following? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी अरबिंदो घोष। कहने का मतलब ये है कि कौन वो व्यक्ति थे जो पहले नेशनलिस्ट थे और बाद में एक स्पिरिचुअलिस्ट बन गए। इसका सही आंसर है अरविंद घोष। अरविंदो घोष जो थे वो अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और उन्होंने एक नया दर्शन प्रतिपादित किया जिसको बोलते हैं नव्य वेदांत दर्शन। ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एक फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा कि नव्य वेदांत दर्शन को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? वो थे अरविंदो घोष। और ये क्या थे? नेशनलिस्ट थे और उसके बाद ये वहां से अध्यात्मवादी हुए थे। सुब्रमण्यम भारती एक समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वामी विवेकानंद, इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि इन्होंने क्या किया था, 1893 में अमेरिका के शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं विश्व धर्म महासभा। तो शिकागो में 1893 में इन्होंने विश्व धर्म महासभा में पार्टिसिपेट किया और भारत का प्रतिनिधित्व किया और पूरे विश्व को अपने विचारों से इन्होंने क्या किया था, चौंका दिया था। विनोबा भावे जाने जाते हैं अपने भूदान आंदोलन के लिए। जब भी पूछा जाए कि भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है या किसने स्टार्ट किया, तो वो है विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो गुलामगिरी बुक को लिखने वाले हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने क्या किया था, गुलामगिरी बुक लिखी और ये एक समाज सुधारक रहे। दूसरा एक और यहाँ से पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो वो भी है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नाम से एक बहुत फेमस बुक लिखी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन ए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो है इनके प्रयासों से 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह कानून को बनवाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने बहुत प्रयास किए और इनके प्रयासों के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून अस्तित्व में आया। आचार्य विनोबा भावे के बारे में हमने अभी ऊपर देखा ही था कि भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, आचार्य विनोबा भावे। और जो दादू दयाल है वो भक्ति काल में ज्ञाना श्री एक शाखा का नाम है। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख ये संत थे दादू दयाल। तो आज हमने जो क्वेश्चन जितने भी डिस्कस किए हैं, शायद 8 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं।
तो आप मुझे बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा और कैसे हम चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। और मेरा कहना यही है कि हम यहाँ आपकी हेल्प के लिए हैं। आप अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगे, जो भी चीज़ें आपको समझनी है, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे तैयार करना है, तो आप हमसे पूछिए, हम वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये सिलेक्शन एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ना 1 महीने का प्रोसेस होता है। इसमें आपको लगातार मेहनत करनी होती है। तो चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।